जागते रहो क्योंकि खबर अभी बाकी है। नमस्कार, हाय, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आज जागते रहो में खबरों का सफर शुरू करेंगे पूर्वांचल के हमारे सभी लोगों के सबसे बड़े त्योहार छठ की खबर के साथ। देखिए, पूर्वांचल ही नहीं, नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक, जी हां, न्यू दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक छठ के त्योहार को धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे देश के कोने कोने से हमारे रिपोर्टर्स की रिपोर्ट छठ को लेकर के, ठीक है। लेकिन साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आस्था दिल्ली सहित देश के कई इलाकों में फैले वायु प्रदूषण पर भारी पड़ी, कैसे आस्था जहरीली हो गई, यमुना में डुबकी लगाने से श्रद्धालुओं को रोक नहीं पाई। अब आप पूछेंगे कि इस पर सरकार क्या कर रही है, बताएंगे आपको ये भी। और फिर बात करेंगे देश में फैले डेंगू के कहर की। अब आप कहेंगे कि बुखार पर जागते रहो, जी हां, डेंगू पर कवरेज, क्योंकि हम आपको डेंगू पर जगाना चाहते हैं, इस देश के प्रशासन को जगाना चाहते हैं, इस देश की सरकार को और सरकारों को जगाना चाहते हैं, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। फिर बात होगी नवाब मलिक की। नवाब मलिक को तो आप भूल ही नहीं सकते। अरे, महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के मंत्री नवाब मलिक, जिन्होंने कहा था कि वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आरोप पर जल्दी ही हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ेंगे, तो नवाब मलिक ने वो हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ दिया। वो भी आपको सुनवाएंगे, उसका धमाका भी आप तय कीजिएगा कितना जोरदार है। और फिर हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मामलों की, उसमें भी हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की। पाकिस्तान परेशान है, क्यों? हमारे देश के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल के एक दांव से। क्या दांव खेला अजीत डोभाल ने, पूरी कहानी यहां जागते रहो पर मैं बताऊंगा आपको। लेकिन शुरुआत, जैसा कि हमने कहा था, छठ के साथ। आस्था के महापर्व छठ, पूरा देश इस छठ की छटा में डूबा हुआ है। देश भर के तमाम घाट छठ की रौनक से सजे हुए हैं। आज शाम डूबते सूर्य को अर्घ दिया गया और इसी के साथ अब कल उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इसका इंतजार शुरू हो गया है सूर्योदय का। छठ के अधिकांश व्रती जो हैं, व्रत रखने वाले, नदियों के किनारे ही रुक गए हैं और सूर्य की आराधना में जुटे हुए हैं। इसी के साथ 3 दिन तक चलने वाले उत्सव का समापन हो जाएगा, छठ के पावन पर्व का समापन हो जाएगा। दिल्ली से लेकर के देश भर के तमाम घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए, जहां उनका आप जोश इन तस्वीरों में देख सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में छठ के मौके पर सीएम अरविंद केजरीवाल पूजा में शामिल होने पहुंचे। केजरीवाल ने लोगों से राजनीति से ऊपर उठकर छठ पर्व मनाने का संदेश दिया। उधर बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री आवास पर छठ पूजा हुई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी छठ पूजा की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं नीतीश कुमार की, नीतीश बाबू की, सुशासन बाबू की। और जब बात छठ की हो तो भैया मनोज तिवारी और रवि किशन को कैसे भूला जा सकता है? नहीं भूल सकते ना, तो कहां भूले हम। लेकिन यहां हम इन दोनों का जिक्र बीजेपी सांसद या किसी राजनेता के रूप में नहीं कर रहे। देखिए, मनोज तिवारी और रवि किशन पूर्वांचल के लोगों के सुपरस्टार रहे हैं और अब भी हैं। भोजपुरी फिल्मों से पूर्वांचल के लोगों का बरसों तक मनोरंजन करने वाले मनोज तिवारी के छठ के गीत तो आज भी गूंजते हैं। छठ पर इन दोनों ने क्या कहा, ये सुनिए। ये लोग 2015 के ऑर्डर को लेकर के खड़े हैं, जबकि उसके बाद 6 साल छठ हुआ है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता न। आस्था के साथ नदी साफ करो न। जो पर्व त्योहार से नदी को साफ करते हैं उसको तो बैन करने से कोई फायदा नहीं। ये कुंड है और यहाँ पर सारी व्रती माई बहन है और आज मैं उनसे मिलने आया हूँ। एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक सांसद के रूप में, उनके हीरो के रूप में। छठ माई की महिमा अगर आप देखेंगे, पहले बिहार में था, आज ये पूरे विश्व में हो गया। हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में भी इसकी महिमा बहुत बढ़ गई। तो छठ माई की कृपा है। तो ये त्योहार ये बहुत ही ज्वलित है। छठ जैसे पवित्र त्योहार में छठ श्रद्धालु यमुना पहुंचे। यमुना नदी के किनारे उन्होंने अपना त्योहार मनाया। हर साल की तरह इस साल भी ना तो प्रशासन, न सरकार, किसी को भी यमुना के प्रदूषण को लेकर कोई चिंता थी। कोई ठोस प्रयास करने की जरूरत ही नहीं समझी किसी ने। हमारे इंडिया न्यूज संवाददाता आपको ग्राउंड जीरो से यमुना के प्रदूषण की सच्चाई बताएंगे। ये रिपोर्ट देख लीजिए। छठ पूजा को लेकर डूबते सूर्य को अर्घ देंगी। इस समय हम खड़े हैं यमुना नदी के तट पर। मैं अपने साथी को कहूंगा कि दिखाएं किस तरह से तो प्रशासन के जो लोग साफ सफाई की व्यवस्था में लगे हैं, नदी में किस तरह की
तैयारियां चल रही है, कैसे लोग जो अपनी पूजा को लेकर अपनी जो वेदी बना रहे हैं, इस सारे काम का जो निरीक्षण करने के लिए हमारे साथ जो यमुनानगर जगाधरी के मेयर हैं मदन चौहान, वो भी यहाँ मौके पर आए हुए हैं। मौजूद है यमुना के कालिंदी कुंज बैराज के पास। ये नजारा आप पीछे देख रहे हैं पूरे फोम का, हर तरफ से ये झाग ही झाग आपको पूरी नदियों में दिखाई दे रहा है। आज छठ का पहला दिन है। सांध बेला में यानी सूर्य अस्त होने के बाद से महिलाएं जो हैं कमर के नीचे पानी रखकर यहाँ पे सूर्य की आराधना करती नजर आती है। लेकिन इस बार डीडीएमए के प्रतिबंध के बाद से यहाँ पर प्रतिबंध लगा हुआ और यहाँ पे कोई भी छठ के पूजा करते हुए नहीं पाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर फ्लड डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से बोर्ड लगाकर पहले झाग को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें नाकामयाबी होने के बाद से आप देखेंगे कि किस हिसाब से टेम्परेरी अरेंजमेंट कर कर यहाँ पर फट्टियाँ लगाकर और अब उसे जाली, जो बांस की जालियाँ हैं, उसे बिछाया जा रहा है, जैसे फोम को रोका जा सके और फोम वहीं रुक जाए और ऐसे ही एल शेप के जरिए, यानी आगे की तरफ पानी गहरा है इसलिए मजदूर वहां नहीं जा पा रहे। आप देखेंगे किस हिसाब से रोपिंग के जरिए बांस की पट्टियां बांधकर ये तमाम जाली लगाई जा रही है, जैसे फोम को किसी भी हद तक आगे बढ़ने से रोका जा सके। दिल्ली की हवा जहरीली हो रही है और सरकार सो रही है। जी, देश की राजधानी और उसके आसपास के इलाकों की हवा में इतना जहर है कि यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी हर दिन 9 मिनट कम हो रही है। दिल्ली एनसीआर में हवा में फैले इस जहर की सच्चाई को सामने लाए हमारे संवाददाता, आप उनकी रिपोर्ट देखिए। की जाए तो 350 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो कि करीब 500 के करीब दीपावली के आसपास पहुंच गया था, हालांकि अब 350 करीब है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी एक कारगर जो है रूल नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये तमाम जो एयर प्यूरीफायर है गुरुग्राम के, ये चालू है, यानी 60 है, जो कि प्रदूषित जो वायु है उसको सोख करके, उसको खींच करके स्वच्छ जो एयर है वो दे रहे हैं। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। ताजा हालात की अगर बात कर ले हम, तो आप देखेंगे आनंद विहार का इस समय जो इंडेक्स में आप देख रहे हैं मोबाइल पे, वो अभी भी ताजा हालात 438 है, यानी 438। जहां ये पहले 496 था, वहीं पे अभी जो हालात है वो 438 है। कुछ कम है पोल्यूशन। अगर हम वही बात करें आनंद विहार के अलावा, हम बात कर लेते हैं आईजीआई एयरपोर्ट की, तो आप देखेंगे आईजीआई एयरपोर्ट पे भी वेरी पुअर, यानी कुछ कम है। जहां पहले 410 था, वहीं ये 350 है। अगर वही बात कर लेते हैं हम ये मुंडका की, तो मुंडका में आप देखेंगे तो 389 है। तो यहाँ भी वेरी पुअर बना हुआ है। लेकिन पहले जिस हिसाब से स्थिति थी, अब आरकेपुरम की हमको दिखा देते हैं। आरकेपुरम जो साउथ दिल्ली का पार्ट है, वहाँ पे भी 346 है, यानी 346 वेरी पुअर बना हुआ है। हालात ये है कि पहले जहाँ तक इंडेक्स जो पहले 400 से ऊपर था, अब वो 300 से नीचे है, यानी 300 साढ़े 300 के पास में है। गाजियाबाद में क्या स्थिति है वो मैं आज आपको फिर से दिखा देता हूँ। हम लगातार आपको दिवाली के बाद से दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो पॉल्यूशन का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। आज भी फिजाओं में ये जहर जो है लगातार घुला हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिहाज से देखें तो उसमें कल के मुकाबले कमी जरूर देखी गई है। आज देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स गाजियाबाद में 427 है और देश के कई बड़े शहरों की तुलना में ये काफी ज्यादा है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो गाजियाबाद के लोगों को अभी भी सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। मैं एक बार आपको रोड पर तस्वीर दिखाऊं तो आपको कई जो वाहन चालक हैं वो अपने वाहन की हेडलाइट का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे और इसकी वजह यही है कि जो विजिबिलिटी है वो सुबह के वक्त काफी कम रहती है, लेकिन दिन होते होते भी उस विजिबिलिटी में बहुत ज्यादा सुधार नहीं आता है। डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि आपको इस मौसम से बचना है, क्योंकि ये आपको बीमार बना सकता है और बहुत ज्यादा बीमार बना सकता है। मेरा यकीन है कि ये तीनों रिपोर्ट्स देखकर के हमारे संवाददाताओं की बात सुनकर अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि आखिर दिल्ली की केजरीवाल सरकार प्रदूषण के मामले पर कर क्या रही है। बताते हैं हम आपको। इस पर इंडिया न्यूज संवाददाता सुरभि तिवारी ने जो देखा, जो पाया, वो आपको भी देखना चाहिए। मंत्री गोपाल राय ने इस बात का जिक्र
मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत मीडिया से मुखातिब होते हुए ये कहा था कि 550 टीमों का गठन किया गया है ताकि दिल्ली में जो प्रदूषण का बढ़ता हुआ ग्राफ है उसे रोका जा सके। और दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते ग्राफ को रोकने के लिए 10 अलग अलग विभागों से 550 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें कि 300 के करीबन टीमें ऐसी हैं जो कि दिन के वक्त में गश्त किया करेंगी और साथ ही कुछ ऐसी टीमें जो कि 246 का आंकड़ा बताया जा रहा है, 246 ऐसी टीमें हैं जो कि रात के समय में गश्त करेंगी और किसी भी तरीके से लोगों को प्रदूषण फैलाने पर भी रोकने की कोशिश करेंगी। और साथ ही साथ ये भी गोपाल राय ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर दिल्ली में प्रदूषण फैलाता हुआ कोई भी व्यक्ति पाया गया, यानी कि ओपन बर्निंग सिस्टम को अगर बढ़ावा दिया जाता है किसी भी तरफ से, तो फिर ऐसे में उन लोगों पर चार्जेस भी बिठाए जाएंगे, लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही मैं आपको ये जानकारी भी दे दूं कि इन 550 टीमों को जो गठित किया गया है, इसके साथ साथ जो कोयले की भट्टियां है, जो कोयले से जो भट्टियां उत्पाद होती है, जो उद्योग चलते हैं, उन उद्योगों को और साथ ही जो डिजिटल जनरेटर का इस्तेमाल होता है, ऐसे में उनको 1 महीने के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यानी कि अब दिल्ली सरकार ने एक मुहिम छेड़ दी है, एक अभियान चला दिया है और इस अभियान को नाम दिया गया है 11 नवंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक के लिए। अब इसे ओपन बर्निंग सिस्टम को खत्म किया जा रहा है, यानी कि 1 महीने के अंतराल में कहीं पर ओपन सिस्टम के तौर पे कोई भी जगह पर कोई किसी तरीके से कूड़ा नहीं जला सकता है, ना ही पॉलिथीन बर्न की जा सकती है। तो दिल्ली से मैं सुरभि तिवारी, कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ, इंडिया न्यूज। आपने एयर पॉल्यूशन के बारे में देखा, अब आपको इस बारे में एक्सपर्ट्स की बात सुनाते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एयर पॉल्यूशन टीम की डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर शांभवी शुक्ला इस पर क्या कहती हैं, सुन लीजिए। दिल्ली में दोबारा से पोल्यूशन लेवल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं दिवाली के बाद से, और ये जो इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा लेवल्स हो गए हैं ह्यूमन बॉडी पे, ये होता है जो नॉर्मली आप एक्सपोजर होता है तो उसकी वजह से इरिटेशन होता है आइज़ में, नोज़ में, थ्रोट में, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है काफ़ी लोगों को। और जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है ये हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूशन के, इसके चलते हुए लंग कैपेसिटी जो होता है वो लोगों का डिक्रीज़ हो जाता है। लंग कैपेसिटी डिक्रीज़ होता है, अस्थमा की प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, और इससे हार्ट डिजीज़ेस भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो एयर पोल्यूशन हाई लेवल्स है वो यूजुअली चिल्ड्रन और एल्डरली को ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि उनका लंग कैपेसिटी तो डिक्रीज होता है। और बच्चों में प्रॉब्लम क्या होती है कि उनकी जो कैपेसिटी होती है इनहेलिंग की वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वो ज़्यादा पोल्यूशन इनहेल करते हैं और उनकी बॉडी को ज़्यादा डैमेज करता है। तो हम इस पोल्यूशन लेवल्स को रिड्यूस करने के लिए अपने लेवल पे क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले है कि हम कारपूल कर सकते हैं। जितना हो सके हम अपनी पर्सनल गाड़ियाँ कम निकालें और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा यूज़ करें। एनर्जी को सेव करें, जैसे कि पंखा बंद कर दे, लाइट ऑफ कर दे, एसीज ऑफ कर दे जब हमें ज़रूरत नहीं है, तो एनर्जी बचेगा, इससे लॉन्ग टर्म में पोल्यूशन भी कम होगा। और जो ओपन बर्निंग हो रही है उसको हम रोकें और उसको हम प्रिवेंट करें, उसकी कंप्लेन भी करें अगर हमें दिखती है अपने सामने होते हुए। और जैसे अपना पर्सनल व्हीकल्स है उसको हम मेंटेन करके रखेंगे तो पोल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस। इस पर बात करेंगे और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए इंडिया न्यूज से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ उर्वशी हैं और गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले उर्वशी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आज लोगों ने छठ भी मनाई, कल भी वो उगते सूर्य को अर्घ देंगे, तब इस पावन पर्व का समापन होगा। सवाल यह है कि दिल्ली वाले एयर पॉल्यूशन से तो जूझ ही रहे थे, आज श्रद्धालुओं को वाटर पॉल्यूशन से भी जूझना पड़ा। ये स्थिति गंभीर होती जा रही है और न दिल्ली सरकार इसके बारे में कुछ कर रही है और न केंद्र सरकार की तरफ से कोई प्रयास नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने देखा कि किस तरह से यमुना घाट पर पानी में जो झाग थी उसको लेकर जो है उसके बीच में लोग डूब रहे थे, और वहीं मतलब एक जगह जहाँ पे श्रद्धालु भक्ति और श्रद्धा से अर्घ्य चढ़ा रहे थे सूरज भगवान को, सूर्य को, वहीं दूसरी ओर हम देखते थे कि बच्चे को इस तरह से झाग से खेल रहे थे। कई ऐसे कॉल्स लिए गए थे इसको हटाने के लिए या क्लीन करने के लिए, ऐसे कई मैकेनिज्म यूज किया गया, पर फिर भी ये जो पूरा पोल्यूशन है बहुत ही ज्यादा एविडेंट था। ऐसा नहीं कि ये पीछे के साइड पे हो ऐसा, पर तट पर ही इतना फोम था, और ये टॉक्सिक फोम है। आप सोचिए ये सारे लोग इस टॉक्सिक फोम में जो है जाकर अपनी जो कल्चर है, अपना जो एक कॉल है इसको लेकर वो मना रहे थे, छठ पूजा मना रहे थे। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि प्रशासन हो, यानी कि दिल्ली की साइड की का वर्जन भी हमने देखा था जहाँ पे लोग इतने तो नहीं थे, पर फिर भी वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स ने
बैरिकेड्स हटा दिया और उनको जो है छठ पूजा मनाने के लिए फोर्स किया। प्रोटोकॉल्स के चलते अलाउड नहीं था। वहां पे एक जगह हमने वैसा नजारा देखा, वहीं उत्तर प्रदेश के साइड का जो नजारा देखा वो भी वैसा था, यानी कि पोल्यूशन यमुना नदी पर पूरी तरह से दोनों जगह पे दिख रहा है और शायद ही प्रशासन की ओर से कुछ काम चल रहा है, ये पता चलता है। बिल्कुल सही कहा आपने उर्वशी। जतिन गोस्वामी भी हमारे साथ है। जतिन, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम और आप जैसे लोगों को पता भी नहीं चलता। चलिए, हम और आप तो खबर दे रहे हैं, खबर ले रहे हैं, तो हमें पता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि 9 मिनट उनकी जिंदगी में से कम हो रहे हैं इस प्रदूषण के चलते रोज। अनुराग जी, यकीन मानिए, जब इस समय खड़े होकर मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ, आप मेरे पीछे का नजारा भी देख रहे होंगे। अगर मैं चंद सेकंड के लिए मास्क मात्र इतना नीचे कर लेता हूँ तो गले में खराश महसूस होती है, आंखों में जलन लगातार हमारे बनी हुई है। मैं आपको एक छोटी सी बात भी बताता हूँ। आज हम किसान नेता राकेश टिकैत से जब बात कर रहे थे तो बात करते करते वो काफी देर तक खांसने लगे, तो हमने उनसे पूछा कि क्या स्टबल बर्निंग इसका एक कारण है, तो उन्होंने हालांकि उससे इनकार जरूर कर दिया, लेकिन ये जरूर है कि एनसीआर में रहने वाला हर एक आदमी इससे जूझ रहा है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जीवन के कई मिनट इससे लगातार कम हो रहे हैं। किसी सिगरेट के धुएं जैसा ये है जो सीधे अटैक करता है। ये महसूस वो लोग कर सकते हैं जो ज्यादातर रोड पर निकल रहे हैं, फील्ड में निकल रहे हैं, तो जाहिर है हम भी उसे महसूस कर पा रहे हैं। जी जतिन, आपकी बात सुनकर के मुझे एक शेर याद आ गया। अपने 2 शब्द डाल करके वो जरूर सुना देता हूं कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, प्रदूषण वाले इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे उर्वशी आपका भी, और जतिन गोस्वामी आपका भी। एक और मुसीबत है जो इस प्रदूषण के अलावा हमें और आपको परेशान कर रही है, वो है डेंगू का कहर। अब आपको देश में डेंगू के कहर के बारे में बताते हैं। देखिए, डेंगू को सामान्य बुखार मानने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि डेंगू के कहर से देश के अधिकांश राज्य परेशान हैं। राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड, दिल्ली, गुजरात, देश के अधिकांश राज्य डेंगू के कहर से जूझ रहे हैं। देश के 5 राज्यों पर डेंगू का कहर सबसे ज्यादा है, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब। यहां हालत बिगड़ती जा रही है। पंजाब में डेंगू का अब तक का सबसे घातक असर देखने को मिल रहा है। यूपी में डेंगू के अब तक 23,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। पंजाब में तो डेंगू से अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। यह मामला अब इतना गंभीर है। अब आपको देश के तमाम राज्यों में डेंगू के कहर का विस्तार से हम एक आंकड़ा देते हैं। देखिए, देश में डेंगू के जो कुल मामले हैं वो 1,16,991 हैं। राजस्थान में 13,000 मरीज हैं, 58 की इनमें से मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में 1100 केस हैं, 4 मौत रजिस्टर की गई हैं। पश्चिम बंगाल में 147 केस हैं, 1 की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में 23,065 मामले हैं, 8 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में 18,266 मामले हैं, 60 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 2,708 मामले हैं, 10 मौतें देखने को मिली हैं। मध्य प्रदेश में 12,000 केस हैं, उत्तराखंड में 800 केस हैं, हिमाचल प्रदेश में 606 केस हैं, गुजरात में 2,554 केस हैं। तो ये स्थिति लगातार डेंगू की वजह से बिगड़ती जा रही है। अब आपको बताते हैं कि देश में डेंगू के कहर पर इंडिया न्यूज संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट क्या समझाती है, क्या कहती है। डेंगू का डंक पैर पसार रहा है। लगातार केस राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि 2015 के मुकाबले इस बार कई गुना केसों में बढ़ोतरी हुई है। इस बार करीब 13,000 डेंगू के केस आ चुके हैं, जबकि 2015 में सिर्फ 2,000 कुछ केस थे। ऐसे में कहीं ना कहीं डेंगू का डंक है वो आम जनता को परेशान कर रहा है। यही वजह है कि राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल सभी मानसिंह अस्पताल में मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर धन्वंतरी ओपीडी है और धन्वंतरी ओपीडी के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की कतारें लगी हुई है। लगातार लोग डेंगू के जिस तरह से केस बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर जांच करवाने पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी में 26 नए डेंगू के पेशेंट मिले हैं। आपको बता दें कि जो डेंगू के पेशेंट में 26 केस मिलने से अब 556 पूरे प्रदेश में केस हो गए, जिसका कि इलाज चल रहा है। मैं इस समय मौजूद हूँ सिविल हॉस्पिटल में और यहाँ पर जो डेंगू के पेशेंट है उनका इलाज चल रहा है और सैकड़ों की तादाद में जो 500 की संख्या में डेंगू के मरीज पहुँच चुके हैं। आपको बता दें कि ग्राम अंचल में लगभग 20 पेशेंट पाए गए हैं और 26 जो है 20 जो डेंगू के मरीज मिले हैं वो शहरी क्षेत्रों में मिले हैं और जो
6 मिले हैं वो ग्रामांचल में मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मलेरिया अधिकारी की टीम ने, जिला अधिकारी की टीम ने जब निरीक्षण किया तो मच्छर पनपने की स्थिति को देखते हुए 11 घरों को नोटिस दी गई है और लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। गीगा वायरस से जहां अन्य प्रदेश परेशान है, तो वहीं दिल्ली के अंदर डेंगू की महामारी से लोग परेशान हो रहे हैं। अगर डेंगू की बात करें, तकरीबन 2708 डेंगू के मरीज आ चुके हैं और 3 हफ्तों में तकरीबन 9 लोगों की जान भी जा चुकी है। अब ये जानना भी जरूरी है कि डेंगू के कहर पर डॉक्टर्स का क्या कहना है। सुनवाते हैं आपको डॉक्टर्स की बात। डॉक्टर्स की बात हम आपको सुनाएंगे। कहीं तकनीकी खामी की वजह से वो हम आपको सुनवा नहीं पाए, दूर करेंगे उस खामी को और आगे सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि देश की राजधानी दिल्ली में डेंगू के कहर से परेशान एक डेंगू के मरीज ने अब हाई कोर्ट की शरण ली है। देखिए, ये अपने आप में खबर है। दिल्ली की डेंगू मरीज ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करके अदालत से दिल्ली की केजरीवाल सरकार और दिल्ली नगर निगम को डेंगू रोकने के लिए पुख्ता प्रयास करने का आदेश देने की मांग की है। कितने त्रस्त हैं लोग, आप ये समझ सकते हैं कि हाईकोर्ट की शरण ली जा रही है न्याय की आस में कि भैया जिस आबो हवा में वादा किया गया था कि हमें दी जाएगी जीने के लिए, वो कम से कम दी जाए। आप तस्वीरें देखिए, लोग अभी कोरोना के कहर से, उसके डर से बाहर भी नहीं आ पाए हैं कि उन्हें अब डेंगू ने जकड़ लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में डेंगू के 2000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अब तक डेंगू से 6 लोगों की मौत की खबर है। ये केवल दिल्ली की बात हम कर रहे हैं। देश की राजधानी में डेंगू के कहर को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने हर रविवार डेंगू पर वार अभियान भी चलाया है। वहीं दिल्ली की अदालत ने दिल्ली सरकार और नगर निगम को डेंगू रोकने के हर संभव प्रयास करने को कहा है। अब डेंगू पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, ये भी सुन लीजिए। ये मामले इस बार थोड़े ज़्यादा आए हैं, उसके ऊपर हम लोग नज़र रखे हुए हैं। जो भी करने की ज़रूरत है वो हम लोग कर रहे हैं और अब मौसम बदल रहा है और मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर डेंगू पे कंट्रोल में आना चाहिए। इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए राहुल गौतम हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ रहे हैं। राहुल, जाहिर सी बात है कि केजरीवाल सरकार कोशिश कर रही है, डेंगू पर वार के नाम से उनकी एक मुहिम भी चल रही है, लेकिन अगर किसी मरीज को हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़े और कोर्ट से यह कहना पड़े कि सरकार से कहिए दिल्ली की कि भैया हमको बचाएं और पुख्ता व्यवस्था और प्रयास करें, तो फिर यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सरकार को तो यह खुद समझना चाहिए कि उसके प्रयास नाकाफी हैं। आप बिल्कुल सही कहा आपने, और ये निगम की लड़ाई और दिल्ली सरकार की जो लड़ाई है वो काफी समय से जारी है, आप जानते हैं, लेकिन इसका खामियाजा लगता है कि इस बार दिल्ली भुगत रही है। तकरीबन 1500 केस डेंगू के सामने आ चुके हैं और मैं ये बताना चाहूंगा दर्शकों को कि इस बार एक खास तरीके का बुखार होता है जिसको टाइप 4 बुखार कहते हैं, जिसमें ना सिर्फ आपको तेज बुखार हो सकता है बल्कि उसमें ब्लीडिंग होती है और उसमें आपको अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है, आईसीयू बेड की जरूरत पड़ती है। तो जाहिर से तौर पर जो दिल्ली है उसमें स्थिति काफी खराब है और अब आपके मान के चलिए कि लीपापोती हो रही है। केजरीवाल साहब नगर निगम को दोष दे रहे हैं, नगर निगम पैसे ना होने का रोना। चलिए, अब तो हाईकोर्ट ने नगर निगम और केजरीवाल सरकार दोनों से ही कहा है कि भैया हर संभव प्रयास किए जाएं लोगों की जान बचाने के लिए, उन्हें डेंगू से निजात दिलाने के लिए। राहुल गौतम, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए आपका। अभी जागते रहो क्योंकि खबर अभी बाकी है, लेकिन वो खबर आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। नाइट्रोजन बम फटा है, नवाब मलिक ने फोड़ा है, उसका धमाका सुनाएंगे आपको, और पाकिस्तान में भी बहुत कुछ हो रहा है, वहां से भी खबर लाएं आपके लिए। बहुत जरूरी खबर है, कहीं जाइएगा मत। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं। जागते रहो क्योंकि खबर अभी बाकी है। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है और अब बात करते हैं बम धमाके की। जी हां, देखिए, महाराष्ट्र में 1 महीने पहले क्रूज ड्रग्स मामले की शुरुआत हुई। बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी से यह सिलसिला शुरू हुआ। मामला जो है कई मोड़ ले चुका है। आर्यन से वानखेड़े और फिर नवाब मलिक बनाम देवेंद्र फडणवीस तक पहुंच गया है। अब नवाब मलिक बनाम देवेंद्र फडणवीस में भी हर बार कुछ ना कुछ नया हो रहा है। फडणवीस ने दिवाली के बाद बम फोड़ने की बात कही थी, फोड़ा भी। फिर नवाब मलिक ने हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात की। तो जानते हैं कि क्या है नवाब मलिक का वो हाइड्रोजन बम और कैसा है उसका धमाका, सुनिए जरा। नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई। 8 अक्टूबर 2017 तक
लगभग 1 साल तक महाराष्ट्र में जाली नोट का एक भी मामला सामने नहीं आया, क्योंकि देवेंद्र जी के प्रोटेक्शन में जाली नोट का खेल इस महाराष्ट्र में चल रहा था। डायरेक्टर इंटेलिजेंस रेवेन्यू ने बीकेसी में एक छापेमारी की, जिसमें 14 करोड़ 56 लाख रुपए के जाली नोट पकड़े गए। और उस मामले को रफा दफा करने के लिए देवेंद्र जी ने उसमें मदद करने का काम किया। नोट कहां से आ रही थी उसके अंतिम जांच कभी आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि जो लोग ये सब जाली नोट का रैकेट चला रहे थे उन्हें कहीं ना कहीं तत्कालीन सरकार का संरक्षण था। कहानी बनाई गई कि वो तो कांग्रेस का नेता है, कांग्रेस का नेता नहीं रहा। खेल था कि पकड़ा जाए तो कांग्रेस पे बिल फाड़ दो। हाजी अरफात शेख, जिसे देवेंद्र जी ने दल बदल करा के अल्पसंख्यक आयोग महाराष्ट्र का चेयरमैन बनाया था, उसका ये छोटा भाई है। देवेंद्र जी, आप मुन्ना यादव को चेयरमैन बनाते हैं, कुख्यात गुंडे को। नवाब मलिक का हाइड्रोजन बम क्या है, इसे विस्तार से समझना और जरूरी है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के संरक्षण में महाराष्ट्र में चल रहा था जाली नोटों का खेल। जी हां, इसके अलावा फडणवीस ने अंडरवर्ल्ड के लोगों को सरकारी पदों पर बिठाया, ये नवाब मलिक का आरोप। फडणवीस के इशारे पर एनसीबी ने हजारों करोड़ की उगाही की। समीर वानखेड़े से फडणवीस के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं, इसीलिए वानखेड़े को बचा रहे हैं फडणवीस, ये कहना था नवाब मलिक का। रियाज भाटी कौन है? फडणवीस के हर कार्यक्रम में रियाज क्यों दिखाई देता है, ये पूछा है सवाल नवाब मलिक ने। तो ये है उनका हाइड्रोजन बॉम्ब। लेकिन इस बम में एक सवाल भी है कि रियाज भाटी कौन है। तो रियाज भाटी कौन है? दाऊद से जुड़ा कुख्यात गैंगस्टर है रियाज भाटी। आपको बता दें, रंगदारी, जमीन हड़पने, धोखाधड़ी, जालसाजी और फायरिंग के कई मामले हैं रियाज भाटी पर। 2006 में मलाड में भूमि हड़पने, जमीन हड़पने, धमकी देने का मामला इस पर दर्ज है रियाज भाटी पर। खंडाला में फायरिंग का आरोप है, धमकी देने के 2 मामले इस पर दर्ज हैं। 2020 में जमानत तोड़कर सऊदी अरब भागने के पहले इसे गिरफ्तार किया गया। 2015 में साउथ अफ्रीका भागने की कोशिश में एयरपोर्ट से इसे हिरासत में लिया गया। 2013 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए भागने की कोशिश में ये गिरफ्तार किया जा चुका है। परमबीर सिंह, सचिन वाजे पर दर्ज एक मामले में ये सह आरोपी है। वाजे के कहने पर बार रेस्टोरेंट से ये वसूली करता था, ऐसा इस पर आरोप है। इस मामले में अग्रिम जमानत कोर्ट ने रद्द कर दी है। तो ये है रियाज भाटी, जिसका नाम नवाब मलिक ने लिया है। इसके अलावा फडणवीस ने इशारों इशारों में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की कुछ लाइनों को ट्वीट करके नवाब मलिक का जवाब दिया है। उन्होंने क्या लिखा है, देखिए। उन्होंने लिखा है कि मैंने काफी समय पहले पढ़ा था कि कभी सुअर से नहीं भिड़ना चाहिए, आप मैले हो सकते हैं। हालांकि सुअर को यह पसंद आता है, कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ये देवेंद्र फडणवीस का ट्वीट है। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने भी नवाब मलिक के आरोप का जवाब देते हुए कहा है कि हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने की बात करके नवाब मलिक ने पटाखे से अपने हाथ जला लिए। नवाब मलिक के सारे आरोप का संबंध देवेंद्र फडणवीस से उसी तरह का है जिस तरह अकबर बीरबल की कहानी में बीरबल ने नीचे आग रखकर ऊपर खिचड़ी पकाई थी। यात सुद्धा रियाज भाटी कोणाबरोबर उभा आहे आणि बर्थडेचे विशेष रियाज भाटींना कोण करते किंवा रियाज भाटी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा कोणाला देत आहे। बीजेपी नेता राम कदम ने भी नवाब मलिक के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर तंज कसा और कहा कि यह बम उनके अपने ऊपर ही गिरा है। एक बड़ी प्यारी कविता है कि दूसरों के घर पे आग लगाने का सपना खुद के ही घर पे खरा होता है। उनकी मंशा तो थी हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने की, पर उनका दुर्भाग्य रहा वह बॉम्ब
उनके अपने और उनके सरकार के माथे पे ही फूट गया। अब जिस इमरान की वे बात कर रहे थे, वो इमरान वर्तमान में राष्ट्रवादी का नेता है, इसके पहले कांग्रेस का नेता था और इस ओहदे का नेता रहा कांग्रेस में कि जिसके कार्यालय का उद्घाटन दिल्ली के नेता जगदीश टाइटलर जी स्वयं कर रहे थे। अब जो वर्तमान में इमरान राष्ट्रवादी का नेता है, उसके डीपी पे फेसबुक पे जाकर देखिए, मान करके चलो ऐसा लग रहा है कि रोजाना पत्रकार वार्ता करने वाले नेता का लाडला है। अब लाडला तुम्हारा, नेता तुम्हारा, तुम रिश्ते जोड़ोगे हमारे साथ, ये तो अब इनके पास कोई दलील नहीं बची। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारी संवाददाता श्वेता वर्मा इस वक्त जुड़ी हुई हैं। श्वेता, ये क्रूज ड्रग्स मामला बढ़ते बढ़ते अब यहां तक आ गया कि देवेंद्र फडणवीस बनाम नवाब मलिक, नवाब मलिक बनाम देवेंद्र फडणवीस, और केवल ये एक नाम ही नहीं है बल्कि पार्टियां भी आपस में आरोप प्रत्यारोप करने से नहीं चूक रही हैं। सवाल ये है कि इसका आगाज ये है, अंजाम क्या होगा? जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो मसला शुरू हुआ था ड्रग केस को लेकर, ये अब सियासी घमासान का रूप ले चुका है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, चाहे वो एनसीपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या भाजपा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, और हम ये देख रहे हैं लगातार कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ये जारी है। और हम देख रहे हैं आज एक नए शख्स की जो इन्होंने फोटोग्राफ दिखाई है दोनों पार्टियों ने, रियाज भाटी की, लगातार एनसीपी के तरफ से भाजपा के नेताओं के साथ उनकी फोटो वायरल की गई, तो वहीं भाजपा के नेताओं द्वारा रियाज भाटी की एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उनकी फोटो वायरल की गई। लेकिन इसके बीच सबसे बड़ा सवाल जो है जी ये उठ रहा है कि आखिर ये ड्रग का किस्सा था, ये सियासी घमासान में तब्दील हो चुका है, और अब ये देखना होगा कि क्या जो असल मसला है वो निकलकर सामने आ रहा है, या अब ये जातिवाद, ये सियासी, इन्हीं सब के बीच में ये पूरा जो मसला है ये अपने में ही घुल मिलकर एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं एक तरफ एनसीबी अपना जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा श्वेता इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हाइड्रोजन बम का धमाका सुनाने के बाद हम आपको पड़ोस में भी ले चलेंगे। पाकिस्तान पड़ोसी बहुत दिक्कत में है इस वक्त। जी हाँ, पाकिस्तान परेशान है। आप कहेंगे कि पाकिस्तान परेशान कब से नहीं है? अरे वहां की आवाम भी अब ये कहने लगी है कि क्या इसी के लिए 1947 में हिंदुस्तान से अलग हुए थे? पाकिस्तान परेशान क्यों है, हम बताते हैं आपको पाकिस्तान परेशान क्यों है। देखिए, भारत के पीएम के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नए दांव से पाकिस्तान परेशान है। तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद पैदा नए हालात को लेकर नई दिल्ली में भारत समेत 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग हुई। इसमें ईरान, रूस के अलावा मध्य एशियाई देश तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के एनएसए शामिल हुए। मीटिंग में सभी देशों ने अफगानिस्तान को मौजूदा हालात पर चिंता जताई और कहा कि वहां से आतंक और ड्रग्स की तस्करी को रोका जाना चाहिए। मीटिंग के बाद सभी एनएसए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। वैसे इस बैठक में पाकिस्तान और चीन को भी बुलाया गया था, लेकिन ये दोनों आए नहीं। अब देखिए, डोभाल की अफगानिस्तान पर बैठक क्या है, इसके क्या मायने। दिल्ली में 10 और 11 नवंबर को 7 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई। अफगानिस्तान के मुद्दे पर यह बैठक बुलाई गई है, ठीक है। 10 आज, 11 कल। अफगानिस्तान के सभी पड़ोसी देशों को बुलाया गया। पाकिस्तान इसमें शामिल था, ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, चीन, इन सबको न्योता दिया गया। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात और भविष्य को लेकर के इस पर चर्चा की गई कि भाई वहां पर आतंकवाद है, ड्रग्स है। ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान इस बैठक में शामिल हुए। पाकिस्तान और चीन ने नहीं आना ठीक समझा, नहीं आने का बहाना बनाया। अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता है, बढ़ते उग्रवाद और चरमपंथ की वहां पर कोई सीमा नहीं है। सीमा पर आतंकवाद, इस पर चर्चा हुई इस बैठक में। यह बहुत अहम चर्चा थी। अब पाकिस्तान परेशान क्यों है? डोभाल के बाद पाकिस्तान ने भी एक बैठक बुलाई। अमेरिका, चीन, रूस के राजनयिकों से वो चर्चा करेगा इस बैठक में। पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान के एनएसए मोहिद यूसुफ करेंगे इस बैठक की अध्यक्षता। इसके अलावा रूस, अमेरिका, चीन, पाक राजनयिक, अफगान विदेश मंत्री आमिर खान
मुत्ताकी से मुलाकात होगी। ये पाकिस्तान की जो बैठक है उसके मुतालिक हम आपको खबर दे रहे हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद ये पहली बैठक है। अब इस बैठक में क्या होता है, क्या निकलता है, ये भविष्य में पता चलेगा। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं दिल्ली से हमारी संवाददाता उर्वशी से। उर्वशी, इस बैठक के क्या मायने जो पाकिस्तान करने वाला है? आपसे जवाब लेने के बाद मैं आलोक मेहता साहब के पास जाऊंगा। जी, हमने देखा कि ये जो एक रीजनल बैठक बुलाई गई थी यहाँ पे दिल्ली में, जहाँ पे सारे जो चीफ है वो सारे लोगों ने मिलकर अपने अपनी बात रखी, अपने अपने जो कंसर्न्स थे अफगानिस्तान को लेकर उसको रखा। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अजित डोवाल ने पूरी एक्चुअली मीट बुलाई थी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रिशिएट किया इन सारे देशों के जो मार्क्स है। एक ये पहली बार नहीं है जब भारत देश रिटेरिएट कर रहा है कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो अफगान यानी कि जो वहाँ के मुल्क के लोग हैं उन्होंने अगर वहाँ की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया है तो ही ये एक्सेप्टेबल है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको भी ये हाईलाइट किया है। इसके अलावा जिस प्रकार के टेररिस्ट थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं हाईलाइट किया है। तो ये सारे के सारे जो देश थे जिनके आज सिक्योरिटी हेड्स आए हैं उनके इन कंसर्न्स को रखा गया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनफैक्ट उन्हें थैंक यू कहा कि किस तरह से पैंडेमिक के चलते ये सारे चीफ यहाँ पे मौजूद रहे। आलोक मेहता साहब भी हैं हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ। आलोक मेहता जी, एक तो बहाना बना दिया कि भाई हम मीटिंग में नहीं आ रहे, चीन ने भी और पाकिस्तान ने भी, और अब पाकिस्तान डर के मारे वहां एक बैठक बुलाने की बात कर रहा है जिसमें राजनायक शामिल होंगे, लेकिन इस बैठक से होगा क्या? क्योंकि पाकिस्तान की बैठक तो जैसे वहां पर जो राजनयिक रहते हैं आप उनको बुला लीजिए तो कहीं पर भी कोई देश कर सकता है। असली भारत में जो एक स्ट्रेटेजी बनी है ये बहुत ऐतिहासिक है अनुराग जी, क्योंकि ईरान जो आप कहीं ना कट्टर इस्लामिक देशों में भी माना जाए, ईरान जैसा देश और रशिया, क्योंकि रशिया कई मामलों में चीन और के साथ उनका बीच में कुछ वर्षों में सहमति बनी भी थी, लेकिन चीन और पाकिस्तान बिल्कुल अलग पड़ गया। इन देशों ने, सेंट्रल एशिया के देशों ने और खास करके जो सातों देशों का जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार था, इसके दूरगामी आतंकवाद से लड़ने का फैसला किया गया है। आज बाकायदा आतंकवाद से हम साथ मिल करके उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, कई चीजें हो सकती है जो अनाउंसमेंट में नहीं आया। और ये ठीक है कि अफगान जनता के प्रति सहानुभूति हो, जैसा उर्वशी कह रही थी, उनको सहायता कैसे पहुंच, क्योंकि पाकिस्तान तो वहां को सहायता भारत भी पहुंचाना चाहे तो नहीं दे सकता इस समय की स्थिति में। इसलिए इसका एक दूरगामी है और ईरान और रूस का भारत के इस अभियान में आतंकवाद से, इस आगामी लड़ाई के लिए जो आतंकवाद से लगातार लड़ना है, पाकिस्तान जिनको आतंकवादी को समूहों को भारत के खिलाफ कश्मीर में भेजने की कोशिश करता है, उसके लिए भी इस स्ट्रेटेजी का लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, क्योंकि तालिबान सिर्फ आतंकवाद के अलावा बोलता कुछ है और करता कुछ है। जाहिर सी बात है आलोक मेहता जी, अफगानिस्तान कुछ कहे, वहां का तालिबान कुछ कहे, पाकिस्तान कुछ कहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि पाकिस्तान की पीठ पर चीन का हाथ है। चीन का कठपुतली, जैसे देखिए अफगानिस्तान पाकिस्तान की कठपुतली और चीन भी वहां पर भी घुस गया है। इसलिए असली शक्ति यह है, और आज हमने अलग से अपने पोर्टल पर भी जो डाला है, चीन तो आगे शी जिनपिंग जो है उनका इरादा वो आगे फिर 5 साल की सत्ता में बनने की पूरी इंतजाम कर लिया है। इसलिए चीन पाकिस्तान को केवल, लेकिन अकेला तो पड़ रहा है ना, चीन को दुनिया में अमेरिका भी समझ रहा है कि चीन क्या करना चाहता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया के देश, और इसीलिए मैं महत्व दे रहा हूँ कि रशिया और उनके बाद चीन का ये जो खेल है इसको रोकने में, इसमें कोई शक ही नहीं है कि चीन तो समुद्री इलाकों के लिए उसमें लड़ाकू विमान सबसे जो युद्धक हो सकता है वो पाकिस्तान को दिया। पूरे खुलेआम दुनिया में आतंकवाद को जो बढ़ाने वाला पाकिस्तान है, चीन उसके जरिए आतंकवाद को बढ़ा रहा है। कल ये देखिए कि वो आत्मघाती काम ऐसा कर रहा है जो चीन की इलाकों में जो लोग कहना चाहिए कि इस्लामिक मानने वाले कुछ इलाका है, वहां पर भी आतंकवाद को बढ़ावा मिल सकता है देर सवेर। इसलिए चीन तो जिस तरह से पाकिस्तान को यूज कर रहा है, मुझे लगता है आलोक जी कि पाकिस्तान को पहले अपने घर के हालात सुधारने चाहिए, वो ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं, और उसके बाद उसे इस तरीके की बैठकें आहूत करनी चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस तमाम बातचीत के लिए आपका आलोक मेहता जी। तो इसी के साथ जागते रहो, क्योंकि खबर अभी बाकी है कि सफर को यहीं विराम देते हैं। आपसे अब कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ और खबरों के पीछे की खबर के साथ, लेकिन तब तक क्योंकि फिजाओं में जहर है,
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बीमारियां भी हैं ना, अभी कोरोना ने पीछा छोड़ा है और डेंगू का डंक भी है, तो बहुत ख्याल रखिएगा अपना। इस उम्मीद के साथ कल तक के लिए विदा लेता हूं, इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि।